नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। आज की चुनाव चर्चा में हम बात करेंगे मायावती की। मायावती के बारे में कहा जा रहा है कि वो घर में कैद हैं और चुनाव प्रचार नहीं कर रही हैं। मायावती लड़ाई में नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन क्या यह बात सच है? क्या मायावती वाकई में लड़ाई में नहीं है? क्या मायावती वाकई 2022 के चुनाव की रणनीति तैयार नहीं कर रही हैं? क्या मायावती 2022 के चुनाव कैंपेन को नहीं कर रही हैं? मैं एक एक करके हर सवाल का जवाब दूंगा आज के इस प्रोग्राम में। मायावती, ये सबको पता है कि मायावती का वोट बैंक है दलित। अक्सर जब कभी भी चुनाव होता है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का, तो मायावती को कभी 21.5% वोट मिलता है, कभी 22.5% वोट मिलता है। और जब उन्होंने सरकार बनाई थी 2007 में, 206 सीटें मायावती ने जीती थी और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई थी। तब उनको 30-30.5% वोट मिला था। 2000 जब 12 आया, 12 का चुनाव हुआ, वो 80 सीटों पर सिमट गई। तब मायावती को 25% वोट मिला था। लेकिन जब 2017 का चुनाव हुआ, जिसमें मात्र 19 सीटें मायावती जीत पाई, उस समय भी उनको 22.5% वोट मिला। समाजवादी पार्टी से ज्यादा वोट मायावती जी को मिला। फिर भी 2022 में कहा जा रहा है कि वो कहीं बीजेपी के बी टीम की तरह तो नहीं काम कर रही है। यह भी कहा जा रहा है कि वो चुनाव प्रचार नहीं कर रही है। इवन कि अमित शाह, जो बीजेपी के दूसरे नंबर के लीडर हैं, उन्होंने कहा कि मायावती घर में कैद है। आखिर वास्तविकता क्या है? क्या मायावती घर में कैद है, या मायावती कोई रणनीति बना रही है, अपने रणनीति के तहत काम कर रही है, या फिर मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी का जो प्रचार का ट्रेंड है वो कुछ इसी तरह चलता है जिस तरह से 2022 में चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने जब इलेक्शन की घोषणा की, उससे पहले 7 रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके थे। अखिलेश यादव पूरब से लेकर के पश्चिम तक अपने सहयोगी दलों के नेताओं के साथ कई रैलियां कर चुके थे। लेकिन मायावती घर में बंद थी, अपने आवास में कैद थी। वो बीच में उनकी माताजी की डेथ हो गई थी। वो करीब 1 सप्ताह के लिए दिल्ली गई थी। लेकिन दिल्ली से वापस आने के बाद फिर वो अपनी रणनीति बनाने में जुट गई। मायावती आखिर चाहती क्या है? 2022 में उनकी क्या स्थिति रहने वाली है? मायावती का फोकस किस पर है? वोट पर है या नहीं है? क्या 2022 में मायावती 19 पर ही रुक जाएंगी या 3 डिजिट तक वो पहुंच पाएंगी? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन मेरे जो सूत्रों का कहना है बहुजन समाज पार्टी से जुड़े, मायावती चुप नहीं है। मायावती खुद जरूर घर से बाहर नहीं निकली, लेकिन उनके जो दूसरे नंबर के नेता हैं, ब्राह्मण नेता के तौर पर कहा जाता है सतीश चंद्र मिश्रा को। सतीश चंद्र मिश्रा हर जिले में, उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं, उन जिलों में उन्होंने पहले ब्राह्मण सम्मेलन शुरू किया, जिसका नाम बाद में प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ। कुछ दिनों बाद ये जो ब्राह्मण सम्मेलन, प्रबुद्ध सम्मेलन था, ये
सर्वधर्म सम्मेलन हो गया। मैं आपको एक बात और बता दूं कि मायावती का ही जो वोटर है, मायावती का जो काडर है, वो गांव गांव तक फैला हुआ है। कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां बीएसपी का वर्कर नहीं होगा। मायावती को उन अपने वर्करों पर भरोसा है। वो हर हाल में अपने वोट को बिखरने नहीं देता है। वो ये भी नहीं देखता है कि प्रत्याशी कौन है, किसको बहन जी ने प्रत्याशी बनाया है। वो सिर्फ हाथी पर वोट डालने के लिए लोगों को प्रेरित करता है। मायावती की पुरानी आदत रही है, जब से, हालांकि वो 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन जब 2007 में जब वो सत्ता में आई, फुल फ्लेज मेजॉरिटी में सत्ता में आई और करीब 5 साल तक वो सत्ता में रही, तब उन्होंने एक कॉम्बिनेशन बनाया, जातियों का कॉम्बिनेशन, दलित और ब्राह्मण। इस कॉम्बिनेशन के तहत 2007 में वो फुल फ्लेज मेजॉरिटी में आई, वो फुल फ्लेज सत्ता में आई। 2012 में जब इलेक्शन हुआ तो ये जो कॉम्बिनेशन था ये टूट गया। किस वजह से टूटा, इसको भी देखना होगा। लेकिन 80 सीटें मायावती को मिली। बहुजन समाज पार्टी 80 सीट पर आ गई। मायावती के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि 2007 से 12 तक की जो उनकी सरकार चली, उसमें कानून व्यवस्था से लेकर के डेवलपमेंट के बहुत सारे काम हुए। हालांकि मायावती पर एक आरोप यह भी लगता है कि उन्होंने स्मारक बनवाए और उन स्मारकों के निर्माण में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ। लेकिन आपको एक बात यह भी बता दूं कि मायावती के समय में ही हाई कोर्ट का फैसला आया था अयोध्या के राम मंदिर का। कहा जा रहा था कि इसको लेकर के विवाद हो सकता है, हिंदुओं के फेवर में फैसला आया था, डिस्प्यूट हो सकता है। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई एजिटेशन नहीं हुआ, कोई धरना प्रदर्शन, एक छोटी मोटी घटना भी नहीं हुई। यह मायावती की सरकार की एक कामयाबी के तौर पर देखा गया। डेवलपमेंट के काम भी हुए। गांव में उन्होंने अंबेडकर गांव डेवलप किए। अंबेडकर गांव आज भी सबसे सुविधा संपन्न गांव है। वहां सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहां गांव में सड़कें हैं। पहले ऐसा नहीं था। फिर भी मायावती क्यों चुनाव हार गई 2012 में? मायावती जो हारी, मायावती के कई मंत्रियों के खिलाफ करप्शन के आरोप लगे और उन्होंने कई मंत्रियों को हटा दिया। करीब 100 से ज्यादा विधायकों को उन्होंने टिकट काट दिए। यह एक बड़ा कारण था मायावती की 2012 में हार का। हम बात करते हैं 2017 की। 2017 में माहौल तो बीएसपी के फेवर में था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, हिंदू मुसलमान का एजेंडा, उस पर मायावती का समीकरण छोटा पड़ गया और मायावती तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। यानी बहुजन समाज पार्टी जो हमेशा दूसरे नंबर की पार्टी हुआ करती थी पिछले कई सालों से, करीब 20 सालों से, वो मायावती की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी, बीजेपी 1 नंबर की पार्टी। 2022 पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि 2022 में किसी की कोई लहर नहीं है। अगर यह कहा जाए, बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि बीजेपी जिन लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट दिया है बीजेपी की सरकार ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, उसको भुनाने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। लेकिन अभी तक की जो सिचुएशन है उसमें ऐसा लग रहा है कि ये जो इलेक्शन होने वाला है ये जातियों के आधार पर हो रहा है।
अब यहीं पर मायावती की एंट्री होती है। मायावती का जातीय कॉम्बिनेशन सबसे बेहतर है। मायावती पिछले 2 महीने से हर सीट पर जातीय कॉम्बिनेशन बैठा रही हैं। उनका फोकस 45 सीटों पर है, उन 45 सीटों पर है जहां पर बीएसपी दूसरे नंबर की पार्टी थी। ये 45 सीटें रिजर्व सीटें हैं, यहां बीएसपी दूसरे नंबर पर थी और 500 से लेकर के 3000 वोट तक हारी है। मायावती का फोकस वहां है। मायावती चाहती हैं कि इन सीटों पर ब्राह्मण वोट अगर उनके साथ जुड़ जाता है तो ये सीटें वो विन कर सकती हैं। इसके साथ ही उनका फोकस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटव, जाट और मुसलमान, अगर ये 3 का कॉम्बिनेशन बनता है तो मायावती को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जातीय गणित के हिसाब से मायावती इस बार टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। वो ग्राउंड पर नहीं है, लेकिन टिकट का जो मैनेजमेंट है वो बहुत बेहतर तरीके से वो कर रही हैं। जैसे कहा जाता है कि जब कोई मकान बनना होता है उससे पहले कागज पर एक नक्शा बनता है। जितना खूबसूरत और जितना प्रभावी नक्शा बनेगा उतना ही अच्छा मकान बनेगा। तो मायावती अभी पेपर पर वर्क कर रही हैं और उनकी कोई बड़ी रैली इस बार, ये पहला शायद इलेक्शन होगा जब मायावती की कोई बड़ी रैली नहीं हुई है। हालांकि कांसीराम के जो परिनिर्वाण दिवस पर उन्होंने एक रैली की थी, लेकिन वो चुनावी रैली नहीं थी, वो उनके निर्वाण दिवस पर एक रैली थी। उसमें 5 लाख से ज्यादा लोग आए थे। मायावती के बारे में कहा जाता है कि वो ऐसे नेता हैं जो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा भीड़ जुटाऊ नेता हैं, और अगर जन नेता कहा जाए तो मायावती ही जन नेता है। 2017 के चुनाव में कुछ दलित वोट दूसरी पार्टियों की तरफ भी चला गया था, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि दलित बीएसपी के साथ ही खड़ा है। दलित यानी करीब 17 से 18%। 17 से 18% वोट अगर दलित का बीएसपी कैंडिडेट को मिलता है, उसके बाद जिस जाति का वहां और ज्यादा प्रभाव होता है उस जाति के व्यक्ति को मायावती टिकट दे रही हैं। करीब 200 से ज्यादा टिकट बहन जी घोषित कर चुकी हैं। पहले दूसरे चरण के सभी टिकट घोषित हो चुके हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश का टिकट अभी कुछ घोषित होना बाकी है। तो मायावती के बारे में अगर यह कहा जाए कि वो चुप बैठी हैं, यह बात सही नहीं लगती है। अब मैं आपको बताता हूं कि मायावती अब मैदान में भी उतरने जा रही हैं। मायावती की पहली रैली, जो डिजिटल रैली कहा जाएगा, जो चुनाव आयोग ने 500 की एक गाइडलाइन तय की है, उसके तहत 2 फरवरी को हो रही है आगरा में, 3 फरवरी को गाजियाबाद में हो रही है। उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरिद्वार, जो उत्तराखंड का इलाका है, उस इलाके में भी बहन जी का प्रभाव है। लगातार रैली उनकी 12 फरवरी तक है। 2 तारीख से शुरू होकर के 12 फरवरी तक है। उसमें डिजिटल तरीके से लोगों से मायावती संपर्क करेंगी। हालांकि मायावती वहां 500 लोगों से डायरेक्ट रूबरू होंगी, जिस तरह से अखिलेश यादव ने कल रैली की, जिस तरीके से अमित शाह रैली कर चुके हैं, उसी तरह से मायावती ये रैली करने जा रही है। यह अलग बात है कि वो कितना वोटरों को जोड़ पाती हैं, यह अलग बात है। लेकिन मायावती के बारे में जो ये बात कही जा रही है कि वो चुप बैठी हैं, ये बात थोड़ा सही नहीं लगती है। और मायावती को जो सर्वे में लोग कमजोर दिखा रहे हैं, मुझे लगता है वो भी बात सच नहीं है, क्योंकि मायावती को हर बार
ये जो सर्वे आते हैं, जो ओपिनियन पोल आते हैं, उनमें हर बार उनको नीचा दिखाया जाता है। हर बार बताया जाता है कि वो सरकार नहीं बना रही है। हर बार ये बताया जाता है कि वो 10-15 सीटें, 20 सीटें आ रही हैं। इस बार भी उनको 10 से 20 सीट के बीच ही दिया जा रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। जहां बीजेपी से समाजवादी पार्टी नहीं लड़ रही है, वहां मायावती का कैंडिडेट ही लड़ रहा है। कई जगह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह ऐसी है जहां पर मायावती बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही हैं। समाजवादी पार्टी को कई जगह टक्कर दे रही है बहुजन समाज पार्टी। मायावती की जब ये रैलियां जो 2 फरवरी से शुरू हो रही हैं, उसके बाद उनका माहौल और बदलने के चांस हैं। 2022 में जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, तो वैसे तो दिख रहा है कि डायरेक्ट फाइट समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन करीब 125 सीटें ऐसी हैं जिस पर मायावती इस फाइट को ट्रेंगुलर बना रही हैं। अगर इस ट्रेंगुलर फाइट में मायावती जीतती हैं, अभी कहा नहीं जा सकता कितनी सीटें वो जीत रही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मायावती की भूमिका बड़ी प्रभावी भूमिका होगी। और मायावती अगर 60-70 सीट से भी ज्यादा जीतती हैं, तो अगली सरकार में उनकी बड़ी भूमिका होगी। और हम सभी जानते हैं कि मायावती 3 बार जब मुख्यमंत्री रही, 4 बार वो मुख्यमंत्री रही, उनमें से 3 बार उन्होंने बीजेपी के सहयोग से मुख्यमंत्री रही। वो हालांकि वो कार्यकाल बहुत कम रहा, लेकिन 50 सीट 60 सीट पर वो मुख्यमंत्री बन गई थी। 10 मार्च को क्या होगा अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस चुनाव चर्चा में मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मायावती का 22.5% वोट जो 2017 में था, अगर वो वोट मायावती का 2 से 3% बढ़ता है, मतलब 25% तक पहुंचती है अगर वो, तो मायावती 70 से 80 सीटें जीत सकती है। ये डेटा एनालिसिस के लोगों का कहना है। बाकी 10 मार्च को पता चलेगा क्या होगा। आज की चुनावी चर्चा में बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।